आज से करीब 28 साल पुरानी यह बात है। एक बेटा अपने पिता के पास जाता है और जाकर कहता है कि पिताजी, जो घर का कारोबार है भाई उसके समझ में नहीं आता, इसलिए आप जमीन का बंटवारा कर दीजिए, और जमीन का बंटवारा हो जाएगा तो भाई अपना कारोबार अलग करना चाहेगा और आपसे बिल्कुल अलग। जैसे ही पिता है बात सुनता है, पिता को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। पिता सोचने पर मजबूर हो जाता है। वह कहता है कि मेरे रहते हुए जमीन का बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर बंटवारा नहीं हो सकता, इसलिए जो काम घर में चल रहा है तुम्हें वही करना होगा। बेटा बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन पिता साफ साफ इनकार कर देते हैं। कुछ वक्त बीत जाता है, उसका भाई होता है, भाई पिता की साइड चला जाता है और इसी बात को देखते हुए घर में कलह पैदा हो जाती है। कलह कुछ इस तरह से पैदा होती है कि एक दो नहीं बल्कि 5 कत्ल हो जाते हैं, और जब 5 कत्ल होते हैं तो इलाके में सनसनी फैल जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, यह सोचकर कि जिन रिश्तों पर विश्वास कर सकते हैं वही रिश्ते आखिरकार ऐसा कदम कैसे उठा सकते हैं। इस घटनाक्रम को 28 साल का समय बीत जाता है। 28 साल बाद एक बार फिर से इतिहास अपने आप को दोहराता है और एक के बाद एक 5 कत्ल और हो जाते हैं। उन 5 कत्ल की गूंज सोशल मीडिया, अखबार, टीवी के माध्यम से जब लोगों को पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है? अब हर कोई ये जानना चाहता है आखिरकार 5 कत्ल किसने किए हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की, यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार 5 कत्ल किसने की हैं और ये क्यों की हैं। आदाब, नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक शहर है बनारस, और बनारस का ही एक थाना लगता है बेलपुर थाना। बेलपुर थाना क्षेत्र का एक इलाका है भदैनी। दरअसल भदैनी के एक पावर हाउस है और पावर हाउस के ठीक सामने से गली जा रही है। गली जैसे बाहर निकलती है उसके बाद 5 मंजिला एक आलीशान बिल्डिंग है, जो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जिसमें लगभग 40 से ज्यादा किराएदार भी रहते हैं। इसी घर में जो नीचे वाला फ्लोर होता है वहां पर एक नौकरानी काम करने के लिए आती है। नौकरानी जिसका नाम रीता देवी होता है। रीता देवी 5 नवंबर 2024 की सुबह 11 बजे के आसपास रोजमर्रा की तरह दरवाजा खटखटाने की कोशिश करती हैं, बेल बजाती हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो वह थोड़ा इंतजार करती हैं। सोचती हैं हो सकता है कोई बाथरूम है, कहीं बिजी हो, इसलिए इंतजार करती हैं। तो फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। रीता देवी ने उस दरवाजे को जैसे ही जोर से धक्का देने की कोशिश की तो धक्का देने पर दरवाजा खुल जाता है। अपनी आंखों से जो दृश्य देख रही थी, नजारा देख रही थी, उसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। दरअसल जो घर की मालकिन है, जो इस पूरी बिल्डिंग की मालकिन है, जिनका नाम नीतू, जिनकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास होती है, वह सामने फर्श पर पड़ी हुई है और वो भी खून से लथपथ है। आखिरकार इस दृश्य को देखकर किसी की भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, फट जाएंगी, और वह बहुत जोर जोर से चीखती हैं, चिल्लाती हैं। उस बिल्डिंग में जितने भी किराएदार होते हैं वह दौड़ते हुए चीख की तरफ जाते हैं और जाकर जब देखते हैं तो वाकई दृश्य है वो बहुत भयानक था। अब इसके बाद जिस घर के 3 बच्चे होते हैं, जो सबसे बड़ा बेटा होता है जिसकी उम्र 24 साल के आसपास होती है, उसका नाम नमेंद्र उर्फ नमन होता है, वह एक कमरे के अंदर उसकी लाश पड़ी हुई थी, वो भी फर्श पर पड़ा हुआ था। साथ ही एक और बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग 17 साल के आसपास, बेटी का नाम गौरंगी होता है और वह भी एक कोने पर पड़ी हुई थी, उसकी भी लाश खून से नहाई हुई थी। बेटा छोटा होता है जिसकी उम्र 15 साल होती है, नाम उसका सुरेंद्र होता है, वह भी एक बाथरूम के पास पड़ा हुआ था। उस दृश्य को देखकर जैसे ही उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की होगी, हत्यारों ने उसको भागते हुए मारा। उसके शरीर के कुछ हिस्सों पर भी कोई चोट पड़ी हुई थी। अब यह बात जो किराएदार हैं, आसपास के लोग हैं, इस घटना की जानकारी पुलिस को देते हैं। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, डीएम एस राजलिंगम, डीसीपी गौरव बशवाल, एडीसीपी नीतू कदियान, एसीपी धनंजय कुमार मिश्रा, एसीपी कोतवाली ईशान सोनी, साथ ही भेलपुरी, लंका, रामनगर, सिंगारा, इस भारी पुलिस फोर्स पहुंच जाती है। फॉरेंसिक टीम आती है, डॉग स्क्वाड टीम आती है। एक ही घर के अंदर 4 कत्ल हो जाते हैं। किसने किए हैं, क्यों किए हैं, इस बात की जब जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं तो जो घर का मुखिया होता है जिसका नाम राजेंद्र गुप्ता होता है, उम्र लगभग 55 साल के आसपास होती है। अब इसके बारे में पूछा जाता है, वह कहां है? आसपास के लोग कहते हैं कि पति पत्नी में विवाद रहता है।
हो सकता है कि राजेंद्र गुप्ता ने इनकी हत्या की हो। बस इतना था कि पुलिस ने उनको ढूंढना शुरू कर दिया, उसके तलाश करना शुरू कर दिया। जहां जहां तक पुलिस की पहुंच सकती थी, पुलिस कोशिश कर रही थी, इसलिए पुलिस ने उसका नंबर, स्टेबलाइज नंबर लगाया और ये जानने की कोशिश की आखिरकार वह है तो कहां है। लगभग भदैनी से 15 किलोमीटर दूर रूहानियत एक मीरपुर रामपुर जगह लगती है, वहां निर्माणाधीन मकान के पास उसकी आखिरी लोकेशन पाई जाती है। पुलिस 5 नवंबर 2024 को दौड़ते हुए जैसे भी थे मौके पर पहुंचती है तो जाकर देखती है 2 बजे के आसपास का वाक्य था। वो अपने चारपाई पर जो मच्छरदानी लगाई हुई थी उसमें अर्धनग्न अवस्था में पड़ा हुआ था और जैसे ही मच्छरदानी हटाई जाती है पता चलता है कि उसकी भी तो गोली मारकर किसी ने हत्या कर दी है। एक नहीं बल्कि 2 गोली, एक सीने में मारी थी, दूसरी गोली कनपट्टी पे मारी थी। अब घर वाले तो सोचने पर मजबूर, पूरा शहर सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर पहले जिस पर शक कर रहे थे उसकी भी हत्या कर दी गई। एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 5 कत्ल हो जाते हैं। 2 बेटे, एक बेटी और पत्नी। इन 5 कत्ल के पीछे कौन है, पुलिस इस घटनाक्रम के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी और जब मीडिया में रिपोर्ट आती है पता चलता है कि राजेंद्र गुप्ता को 2 गोली मारी है, पत्नी को 2 गोली मारी है, बड़े बेटे को 3 गोली मारी है, छोटे बेटे को 2 गोली मारी है और जो बेटी होती है उसको भी 2 गोली मारी है। 32 बोर के उस हथियार से गोली मारी है। बताया जाता है कि एक ही हथियार है। आखिरकार जब आसपास के लोगों से पूछा जाता है तो कहते हैं कि पटाखों के शोर में पता ही नहीं चला कि गोली कब चली, किसने चलाई, कैसे चलाई। जबकि उस जगह पर 40 से ज्यादा किराएदार रहते हैं और 40 किराएदार का मतलब 40 परिवार रहते हैं। किसी ने उन गोलियों की आवाज को नहीं समझा। आखिरकार गोली इसी बिल्डिंग के सबसे नीचे वाले फ्लोर पर आ रही थी। जो मालिक मालकिन है उसको और उसके बच्चों को मार दिया गया है। दरअसल जब मीडिया में रिपोर्ट आनी शुरू होती है तो कहानी निकल के सामने आती है। पन्ना साहब जो इस इलाके में रहते थे वह रिक्शे का कारोबार किया करते थे और रिक्शे का कारोबार करने के बाद उनके एक बेटा होता है जिसका नाम लक्ष्मी नारायण होता है। पहले तो वह अपने रिक्शे किराए पर दिया करते थे। लगभग 200 से ज्यादा रिक्शे हुआ करते थे जिसे आदमी खींच के ले जाया करते थे। अब तो ये रिक्शा चलते हैं। लक्ष्मी नारायण ने अपने इस पिता की जिम्मेदारी संभाली। जब पिता खत्म हो जाते हैं, उनको 3 बेटे होते हैं। नारायण, एक बेटे का नाम राजा होता है, दूसरे बेटे का राजेंद्र गुप्ता होता है और तीसरे बेटे का नाम कृष्णा होता है। दरअसल यह बिजनेस वगैरह वही चल रहा था। जब बच्चे बड़े होते हैं तो राजेंद्र गुप्ता एक दिन अपने पिता से कहते हैं, लक्ष्मी नारायण से, कि पिताजी जो आप कारोबार करते हैं रिक्शे वाला, ये मेरी समझ में नहीं आता, आप जमीन का बंटवारा कर दीजिए और मैं अलग होना चाहता हूं। दरअसल 3 भाइयों में जो सबसे बड़ा होता है उस भाई का नाम राजा, वो मानसिक रूप से बीमार था। 2 भाई बिल्कुल स्वस्थ थे, ठीक थे। एक नाम राजेंद्र गुप्ता, दूसरे का नाम कृष्णा। जब वह बिजनेस व्यापार को अलग करने की बात कर रहा था तो पिता ने साफ मना कर दिया कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक बंटवारा नहीं होगा, इसलिए तुम इसी काम में अगर हाथ बढ़ाना चाहते हो तो ठीक है, बाकी जो कुछ करना चाहते हैं अलग कर सकते हैं। अब जब यह बात थी तो लक्ष्मी नारायण के इस फैसले में कृष्णा साथ दे देता है, राजेंद्र गुप्ता अलग पड़ जाता है। पिता के इस मना करने पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। भाई जब पिता के साथ चला जाता है तो और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मीडिया रिपोर्ट ये कहती है कि 28 साल पहले कृष्णा और उनकी पत्नी जब सोए हुए थे तो उसने जाकर हत्या करवा दी। अब हत्या शूटर से कराए या खुद से, कुल मिला के वो हत्या हो जाती है। अपना ही भाई अपनी ही भाभी को मार डालता है। मारने के बाद हड़कंप मच जाता है, इलाके में शोर मच जाता है। उनके 3 बच्चे होते हैं, कृष्णा और मंजू को 2 बेटे होते हैं, एक बेटी होती है। लक्ष्मी नारायण अपने ही बेटे यानी कि राजेंद्र गुप्ता पर अपने ही बेटे और बहू की हत्या के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराता है। एफआईआर दर्ज कराने की जब बात आती है तो कहता है कि मुझे भी, मेरी जान को भी इस व्यक्ति से, मेरे बच्चे राजेंद्र गुप्ता से खतरा है, क्योंकि मेरा बेटा शायद मुझे मार डालेगा। जब पुलिस वाले यह बात सुनते हैं तो पुलिस वालों को यकीन नहीं हो रहा था, एक बेटा आखिरकार ऐसा कैसे हैवान हो सकता है कि अपने ही भाई को मार देता है, अपनी ही भाभी को मार देता है और अपने ही पिता का हत्या करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस वाले को जब ये देखते हैं पुलिस वाले ये देखते हुए लक्ष्मी नारायण की सुरक्षा दे देते हैं, उन्हें एक सुरक्षा गार्ड देते हैं
और इससे अभी घटना को बताया जाता है कि 13 दिन का समय भी नहीं हुआ था। जो भाई की अभी 13वीं भी नहीं हुई थी, आखिरकार उसे दिन दहाड़े पिता की भी हत्या हो जाती है। लक्ष्मी नारायण की साथ ही जो उनका सुरक्षा गार्ड जो सामने आता है तो उसकी भी हत्या कर दी जाती है। जिनके घर में एक शराब का कारोबार हुआ करता था, वहां पर बैठकर एक व्यक्ति शराब पी रहा था। बताया जाता है कि एक गोली एक आम आदमी को भी लग जाती है, यानी कि पहले भाई, फिर भाभी, फिर पिता और एक सुरक्षा कर्मी, साथ ही एक वो आम आदमी, ये 5 लोग बारी बारी से थोड़ी सी दिन के अंतराल में मारे जाते हैं। पहले मामले की पैरवी करने के लिए लक्ष्मी नारायण सामने आते हैं। जब बेटे की हत्या होती है और जब पति की हत्या होती है तो उनकी पत्नी शारदा देवी यानी कि राजेंद्र की मां सामने आती हैं और अपने ही बेटे के खिलाफ हत्या की धाराओं में एफआईआर दर्ज करा देती हैं। पुलिस आती है, गिरफ्तारी करती है इस राजेंद्र गुप्ता नाम के व्यक्ति को और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। लेकिन इस मामले की उतनी मजबूती से पैरवी नहीं होती जितनी मजबूती से पैरवी होनी चाहिए थी। इसलिए शारदा देवी थाने वगैरह या फिर जो कोर्ट कचहरी थे वहां के चक्कर लगा नहीं पाते हैं और 2-3 साल का समय बीत जाता है। साल 2003 में बताया जाता है कि वह जेल से छूट जाता है। जेल से छूट जाता है, इसमें एक दूसरा पहलू भी बताया जाता है कि वह अपनी मां को कुछ इस तरह से पाठ पढ़ाता है कि रिक्वेस्ट कर लेता है और मां इतना मजबूर हो जाती हैं, इतनी जो अपने बेटे के खिलाफ पैरवी नहीं कर पाती हैं। जब वो जेल से छूटकर आता है तो इसी बीच में यानी कि साल 1995 में उसने शादी की थी, जो कि कलकत्ता की रहने वाली एक लड़की होती है। उसकी 2 बेटियां पैदा होती हैं, लेकिन पति के इस कुकृत्य को देखकर वो परेशान हो जाती है और परेशान होकर अपने मायके चली जाती है। वो अपने मायके में जाकर रहना सहना शुरू कर देती है। साल 2003 में जब राजेंद्र गुप्ता जेल से छूटकर आता है, अपने ही घर के ठीक सामने एक लड़की रहती थी जिसका नाम नीतू होता है। नीतू ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती थी और यह अपने नाम के पीछे सरनेम गुप्ता लगाया करते थे। दोनों आपस में एक दूसरे को प्यार कर बैठते हैं, दोनों शादी कर लेते हैं। यह बात जब नीतू के परिवार वालों को पता चलती है, नीतू के परिवार वाले इस इलाके को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल अलग चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं और राजेंद्र गुप्ता जो होता है वह नीतू से शादी कर लेता है। उसको फिर 3 बच्चे पैदा होते हैं। इसमें एक लड़की होती है, 2 लड़के होते हैं और वक्त का पहिया ऐसे ही आगे बढ़ने लगता है। उसका भाई जो कृष्णा और उसकी भाभी थी मंजू, उनके भी 3 बच्चे होते हैं। एक बच्चे का नाम जुगनू और प्रशांत होता है, दूसरे बच्चे का नाम विक्की होता है, तीसरे का नाम डॉली होता है, यानी कि 2 बेटे और 1 बेटी होती है। इसकी परवरिश की जिम्मेदारी शारदा देवी के पास आ जाती है। शारदा देवी उसे अपने उनकी परवरिश करती हैं, लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद दोनों जो लड़के होते हैं वो बेंगलोर चले जाते हैं और जो डॉली होती है उसकी शादी कर दी जाती है। इस व्यक्ति का यानी कि राजेंद्र गुप्ता का जो कारोबार था लगातार बढ़ता चला जाता है। वो बिल्डिंग पे बिल्डिंग खरीदता है और नई नई बिल्डिंग बनाता था। उसको बाद फिर वहां पर बहुत सारे किराएदार रहते थे। बताया जाता है कि किराएदार से और साथ ही शराब के कारोबार से लगभग 10 लाख प्रति माह के हिसाब से उसको आमदनी होती थी। पैसे की उसके पास कोई कमी नहीं थी। वह समाज सेवा भी करता था और किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़ा हुआ था। लेकिन 5 नवंबर 2024 को जिस तरह से अचानक ही एक के बाद एक 5 हत्याएं हो जाती हैं, उन हत्याओं से पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है और मीडिया रिपोर्ट जब सामने आती है कि 28 साल पहले भी हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। याद आता है कि कृष्णा और उसकी पत्नी मंजू के जो बच्चे होते हैं, हालांकि बेटी की शादी दिल्ली में हो जाती है, बेटे बेंगलोर में रहते हैं, वह ज्यादातर वहीं रहते थे। लेकिन जब दीपावली पर वह लड़का दिखाई देता है तो पुलिस को उसे भी गिरफ्तार करती है, साथ ही 5 और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। और यह बताया जाता है कि 28 साल पहले जो हत्याकांड हुआ था उस हत्याकांड को इस हत्याकांड से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस अभी भी किसी ठीक ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। आज 11 नवंबर 2024 है। इसका अलग पार्ट हम जल्दी ही लेकर आएंगे, क्योंकि पुलिस जब इस घटनाक्रम का खुलासा कर देगी तो अगला पार्ट हम जरूर बताएंगे। लेकिन गोपनीय सूत्रों के माध्यम से पता चला है, कहते हैं कि भतीजे ने ही अपने माँ बाप का बदला लिया है और अपने दादा का बदला लिया है। इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो पुलिस की ही खुलासे के बाद स्पष्ट हो सकेगा। इस कहानी का दूसरा पार्ट हम जल्द ही आपके सामने लेकर आएंगे। आखिरकार क्या वाकई सचमुच भतीजे ने ही कत्ल किया है या किसी और ने कत्ल करवाया है, क्यों करवाया है, इस कहानी का दूसरा पार्ट हम जल्दी ही आपके सामने लेकर आएंगे। तो दोस्तों अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।